बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ और आपसे दरख्वास्त है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर पाकिस्तानियों के लिए ढेरों दुआएं। अल्लाह ताला आपको हमेशा शादाबाद रखे। दायरे गैर में रहने वाले मेरे पाकिस्तानी जिस जिस मुश्किल का शिकार हैं, अल्लाह ताला उनका हामी और नासिर हो। सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग, सुबह जो सलाम, जी आयानू बखैर रागले। आज इतवार है और 11 जनवरी है। पहले ज़रा एक नज़र डालते हैं हिस्ट्री पे। आज हिस्ट्री का एक अजीम तरीन दिन है। मैं समझता हूँ कि टर्निंग पॉइंट इंसानियत के अंदर अजीम तरीन दिन। 630 में फ़तह मक्का हुई और नबी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक फ़ातह के तौर पे मक्का में दाखिल हुए और आपने फरमाया कि एक पत्ते को भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इंसान, चरिंद परिंद, जानवर तो दूर की बात है कि पत्ता नहीं टूटना चाहिए। दुनिया में इससे ज़्यादा खूबसूरत फातिहा शायद कभी नहीं आया, शायद नहीं आया ही नहीं, जिससे जानवर, इंसान तो दूर की बात है, पत्तों तक को अमान हासिल थी। मैं आज का जो आगाज़ है वो दरूद व सलाम से करता हूँ या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 1922 भी बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है और आज के दिन जो डायबिटिक मर्ज़ में एक बड़ी इनकलाबी तब्दीली आई और इंसुलिन का बाकायदा जिस्म में इस्तेमाल शुरू हुआ। ये बहुत बड़ी खिदमत है इंसानियत की, इसमें कोई शक नहीं कि इंसुलिन ने डायबिटिक के पेशेंट्स की ज़िंदगी बदल दी। 1964 में अमरीकी सर्जन ने ये तहकीक सामने लेके आया कि जो सिगरेट नोशी है वो जिगर के कैंसर का सबब बनती है और पहली दफ़ा अंदाज़ा हुआ कि ये जो मर्दों में जिगर का कैंसर की ज़्यादा वजह क्या है वो पता चला कि सिगरेट नोशी है। 1889 में एंग्लो-ज़ोरो जंग जो है वो बरतानिया और ज़वालिलैंड के दरमियान हुई। बड़ी तवील जंग हुई और बड़े लोग उसमें अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। आपको मैं आज के व्लॉग में दो चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो डेफिनेटली आज शाम को जो जलसा है कराची में पीटीआई का, वो ये ट्रेंड सेट कर देगा कि वाकई ही कराची पीटीआई के साथ है या नहीं है। और वहीं पे पीपल्स पार्टी का हौसले का भी इम्तहान हो जाएगा, जो अभी तक तो हौसले में पूरा उतरे। एवं भाई किसी के तहत गल नहीं करनी चाहिए थी। पीपल्स पार्टी ने जिस बड़ेपन का मुजाहरा किया है, हालांकि इसका वो उन्हें रिवॉर्ड मिल गया। उन्होंने पंजाब से एक जंग जीत ली, इखलाकी जंग जीत ली। पंजाब ਨੂੰ ਕਾਣਾ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। हम मेहमानों के गले में जो है ना अजरके डाल देते हैं। तो पीपल्स पार्टी ने बहरहाल काम तो किया। अब ये मुझे नहीं पता कि इसका रिवॉर्ड वो क्या कहाँ से लेंगे और हो सकता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट कोई थोड़ा सा डरा डरू के इस हवाले से कोई और रास्ता अपना निकाल ले, कोई और दिहाड़ी ला लें, क्योंकि आज सुहेला अफरीदी ने डायरेक्ट अटैक तो कर दिया। उन्होंने कहा ये जो पीपल्स पार्टी हटी अपने आप को नेक पारसा बनन रही है ना, या शेख ज़रा अपने हल देख, ये 18वीं 26वीं 27वीं तरमीम कौन लेके आया था? कौन जाली मैंडेट लेके बैठा हुआ है? किसने इमरान खान के ख़िलाफ़ 2 नंबरी करके और अदम एतमाद लेके आया? किसने क्या कहते हैं वोट ख़रीदे? किसने सिंध हाउस के अंदर इंसानी ज़मीर की कीमतें लगाई? पीपल्स पार्टी ने। सुहेला अफरीदी ने तो फिर उन पर डायरेक्ट छक्का मारता भाईजान। उन्होंने कहा जी सिंध आज़ादी चाहता है और सिंध पीपल्स पार्टी से आज़ादी चाहता है। तो बात तो अब क्लियर हो गई कि आज जलसे के अंदर की जो टून है वो रात सुहेला अफरीदी साहब ने तय कर दी है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने जो मशरूत इजाज़त दी है वो ना होने वाली गल्लां ने जो शर्तें लगाई हैं। रियासत मुखालिफ नारे नहीं लगेंगे तो नहीं लगने चाहिए, बिल्कुल नहीं लगने चाहिए। फ़िरका वाराना नारे तकरीरें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फ़िरका वारियत को मैं तो बिल्कुल कंडेम करता हूँ और फिर सियासी प्लेटफॉर्म पे और पीटीआई के प्लेटफॉर्म से तो इसकी कतन गुंजाइश नहीं है और ना वो करेंगे, मुझे पता है उनका। तीसरा ये कि जनाब ट्रैफिक की रवानी रहे भाईजान, ए ज़रा औखा काम है। ये ऐसे ही है जैसे आप कहें टूटी खोल के नलके की कहें जी ना वाशरूम गीला नहीं होना चाहिए। पैन जब लोग निकलेंगे जलसे में आएंगे तो ट्रैफिक तो होगी। और कराची में तो वैसे भी भाईजान आई एम सॉरी टू से एक साइकिल पंचर हो जाते क्या कहाँ तक क्या कहते हैं लाइनें लग जाती है, ट्रैफिक बंद हो जाती है। तो बेहतर है कि आप पहले कराची का निज़ाम ठीक कर लें ट्रैफिक का,
جہاں پہ ایسے کر کے کوئی چیز ہوتی ہے تو کو پتہ چلتا ہے یہ سارا کراچی بلاک ہو گیا ہے. تو یہ تو ممکن نہیں ہے. تیسرے جلسے کی ٹائمنگ ہے جی. ٹائمنگ کے اوپر آپ نے ختم کرنا. لو جی کوئی سائیکل کرائے تے لیتی ہے جی ٹائمنل واپس کرنی ہے. بھائی جلسہ ہے, تقریریں ہیں. کراچی کا تو مزاج ہی ہے کہ جناب علی اگر کراچی کا کیا پورے پاکستان کا, یا تو شادیوں میں ٹائم 9 بجے دیتے ہو تو 11 بجے لہنگا پا کے آ رہے ہوتے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک سیاسی جلسہ وہ ٹائمنگ سے ہو؟ کہ کوئی میٹنی شو ہے, کوئی فلم دا شو ہے کیا 3 سے 6 والا کہ یہ ہوگا جلسہ؟ پھر جلسہ ہے وہ تو پھر ہوگا. لیکن یہ کہ ایک امتحان یہ بھی ہے کہ اس جنا گراؤنڈ کو یا الطاف حسین نے بھرا تھا یا عمران خان نے بھرا تھا. پیپلز پارٹی بھی آج تک نہیں بھر سکی, کرسیاں شرسیاں لا کے منجے شنجیاں پا کے بھی. تو آج یہ پتہ چل جائے گا کہ پی ٹی آئی کو کراچی والوں نے کیا وہ دی. اگر یہ جلسہ گاہ بھر جاتی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ اتنی بڑی آکسیجن ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. پی ٹی آئی کی سندھ میں ریوائول جو ہے نا وہ ہو جائے گی. اور پی ٹی آئی کی ریوائول سے مراد یہ نہیں کہ پی ٹی آئی گوانچی گائیں گے جو جس کی ریوائول نہیں ہے. ریوائول تو اسی دن ہو جائے گی جس دن عمران خان باہر آئے گا, سارا کچھ چینج ہو جائے گا. لیکن باہر کی قیادت میں اب جاتا ہے کریڈٹ ایک ہی بندے کو یا اس کی ٹیم کو, اور اس کا نام ہے سہیل آفریدی, جس نے ایک پی ٹی آئی کے اندر ایک عرصے بعد ایک ویکیوم جو عمران خان کے بعد پیدا ہو گیا تھا وہ فل کیا. ہاں نو ڈاؤٹ, کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ علیمہ خان اور عمران خان کی بہنوں نے وہ قیادت کا خلا پورا نہیں کیا تو وہ خلا کو بڑھنے بھی نہیں دیا. انہوں نے اپنے عزم مسلسل سے عمران خان کے لیے ایک پچ تیار رکھی. ہاں سہیل آفریدی آیا تو اس نے آ کے جڑا کام ہی تیاں تے کرتا, کم چک کے رکھے انہیں, اور جہاں نتیجہ کہ آج دیکھ لیں کہ اب چاروں طرف پنجاب کے پی پنجاب سندھ بلوچستان, اب یہاں سے بلوچستان چلے جائیں گے. تو کام تو انہوں نے اتنا چکا ہے کہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک گھوڑے میں جان پڑ گئی ہے. کل وزیر داخلہ اور وزیر اطلاعات جو تھے یہ کل گئے تعزیت کرنے کے لیے مولانا فضل الرحیم صاحب کے انتقال پر. بہت تعزیت کی, فاتحہ خوانی کی, جامعہ اشرفیہ گئے. وہاں پہ اس کے بعد جو گفتگو کی اس میں پہلے عطا تارڑ کی سن لیں. عطا تارڑ صاحب نے فرمایا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے لوگ تانگے کی سواریاں, اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. پہلے تو اسی پہ بات کر لیں. یار آپ کتنے بزدل لوگ ہو, اتنے ڈرپوک ہو, اتنے ڈرو ہو آپ کہ تانگے کی سواریوں سے ڈر جاتے ہو. اور تانگے کی سواریوں کو کبھی آپ چکری پہ روکتے ہو, کبھی آپ جی ٹی روڈ کے مختلف مواقعوں پہ روکتے ہو, سڑکوں پہ روکتے ہو, کبھی لاہور میں روکتے ہو, کبھی پولیس پڑوا دیتے ہو, پولیساں پائے جاندیاں نے, کبھی ان کے ناشتے الٹا دیتے ہو. وہ مینار پاکستان جانا چاہتے ہیں وہاں نہیں جانا چاہتے. تو اتنے آپ لوگ بزدل ہو کہ یار تانگے کی سواریاں نہیں سنبھال سکتے آپ. حیرت ہوئی یار مجھے تو کہ تانگے کے پائیدان کے اوپر کھڑے ہو کے, جعلی مینڈیٹ کے تانگے کے پائیدان پہ کھڑے ہو کے لوگ جو ہیں وہ جا کے نواز صاحب سے پوچھ لینا تھا اچھک کون ہے. جتنی آپ کی عمر ہے اتنا تو اس کا سیاسی جدوجہد ہے. علامہ ناصر عباس کا ہی پوچھ لینا تھا کہ کس لیول کے وہ علامہ ہیں, کتنے جید عالم ہے وہ. آپ نے انہیں تانگے کی سواریاں کہا تو پھر تو تواڈے تے منو آفرین ہے بھائی. میں کمال ہی کرتا تسی کہ تسی تانگے دی سواریاں نہیں سنبھال سکتے. اور اگر آ گئی بس تو پھر کیا کریں گے؟ اور اگر تانگا آ گیا کچہریوں خالی نہیں پڑے یا پھر کیا کریں گے آپ سے تو تانگے کی سواریاں نہیں سنبھالی جاتی. اسی گفتگو میں وہاں پہ وزیر داخلہ صاحب نے بھی کچھ باتیں کی اور انہوں نے کہا محسن نقوی صاحب نے کہ احتجاج کرنے والوں سے نمٹنے کا تجربہ موجود ہے اور اگر ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوئی تو مناسب کارروائی کی جائے گی. مذاکرات جن کا کام ہے وہی کریں. انہوں نے کہا جی پہلے بھی ہم نے مؤثر طریقے سے کیا کہتے ہیں احتجاج اور پی ٹی آئی کو سنبھالا تھا, آئندہ بھی سنبھالیں گے. محسن نقوی صاحب آپ ایک میڈیا ہاؤس کے ہیڈ ہیں اور بہرحال سید بادشاہ ہیں, نقوی ہیں, تو میں تو بھائی جان آپ سے یہی کہوں گا کہ یار ہمیں تو اسلام نے یہ سکھایا تھا کہ جو لوگوں کے حق ہیں ان کو وہ پورے دینے چاہیے. 26 نومبر کو جب لوگ اپنے احتجاج کے لیے نکلے تو جو کچھ بھی کیا گیا وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ جناب اس دوران ایک بار پھر محسن نقوی صاحب اور اپنے شہباز شریف صاحب میں اختیارات کا پھڈا پڑ گیا تھا
اور محسن नकवी साहब ने कहा सी जी तुसी आपे ही संभालो फिर। जो मुझ तक इतलात आई हैं भाई, मैं मेरे पास कोई ऑथेंटिक सबूत नहीं है, जो मैं तो इतलात के ऊपर आपसे बात कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने है। यही तत्तारड़ थे जिन्होंने आके कहा कि छट्टा एक लगेगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, और फिर कहते हैं छट्टा लगा, और छट्टा ऐसा लगा कि पूरी दुनिया में हमारा ठट्ठा लगा। और आज तक ये अनफोल्ड स्टोरी है, कभी तो फोल्ड होगी ना, अनफोल्ड होगी ना ये कि भाई हुआ क्या था, कितने लोग वहाँ पे जान से गए। ये तो तय है, पूरी दुनिया, अल जज़ीरा से लेके पूरी दुनिया के मीडिया ने माना कि वहाँ पे डायरेक्ट बराह रास्त ठा हुई। अब ये आपकी ताकत है कि आपने उसको कहीं पे भी रिपोर्ट प्रॉपरली नहीं होने दिया। लेकिन कब तक ऐसा होगा? कब तक एक सिविलाइज सोसाइटी के अंदर एक मिनिस्टर जो है वो आके कहेगा छट्टा बजेगा तो छट्टा बज जाएगा? और छट्टे से मुराद आपको पता है ना क्या है? छट्टा पानी का छट्टा नहीं जड़ा वजीदा है, छट्टे से मुराद है जो डायरेक्ट ऐसे करके फायरिंग की जाती है। तो ये जो अभी वज़ीर दाखिला साहब ने फिर एक दफ़ा दोहराया है, और उन्होंने कहा है कि जनाब अली पहले भी मौसर तरीके से नहीं संभाला, आइंदा भी संभालेंगे। जड़ा मौसर तरीका है ना, नकवी साहब मेरे हाथ जुड़े ने, ऐ ना इस्तेमाल करना जो 26 नवंबर को मौसर तरीका आपने जो ये धमकी दी है कि हम निबड़ लेंगे पीटीआई की सियासत को, और पीटीआई को निबड़ना आता है। तो सर मेरा ख्याल है कि नकवी साहब तुसी थोड़ा जिहा अपने आप नूं साइड ते ही कर लो तो बेहतर है, क्योंकि तुहाडा तो कोई ताल्लुक नहीं ना मुस्लिम लीग नून नाल ना पीपल्स पार्टी नाल। आप तो भाई आपका तो डाकखाना ही कहीं और का है। तो लड़ लेंदे उन्होंने, पता चल जाएगा कौन किधर खड़ा हुआ है, कौन कितने पानी के अंदर है, सबको समझ आ जाएगी। लेकिन ये कि कब तक पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत जो जद्दोजहद है उसको इस ताकत से रोका नहीं, कुचला जाएगा। वक्त एक सा नहीं रहता, पहिया वक्त का घूमता रहता है। और फिर एक वक्त ऐसा भी आता है कि जनाब अली जो लोग सब कुछ कर रहे होते हैं फिर उनके गले में सब कुछ पड़ जाता है। एक जाते जाते बात सुन ले, सबा कमर एक बड़ी अदाकारा है, मैं उसकी बड़ा फ़ैन हूँ। सबा कमर का ड्रामा केस नंबर 9 यही नाम था मेरा ख्याल है, बड़ा आला ड्रामा था, और सबा कमर की अदाकारियाँ आसमानों को छू रही थी। उसमें सबा कमर ने एक मुकदमा जीता, लेकिन एक मुकदमा और सबा कमर ने जीत लिया। हमारे बरखुरदार हैं, शोबिस के बड़ा नाम है, अब वो पॉलिटिकल शो भी करते हैं, नईम हनीफ बहुत अच्छा आदमी है, सहाफ़ियों के भी लीडर रहे हैं, ओहदेदार भी रहे हैं, पीयूजे के भी रहे हैं, और बहुत ज़बरदस्त बच्चा है। उसने कहीं एक दफ़ा ये कह दिया था कि सबा कमर साहिबा लाहौर में रहती नहीं है किसी मर्द के साथ, और ये वो। तो जब एक दफ़ा मेरी मुबशर लुकमान साहब से भी बात हो रही थी, मंसूर अली ख़ान भी थे, तो हमने सबा कमर की तारीफ़ की। तो मुबशर साहब ने कहा कि मैंने तो नईम हनीफ को ये कहा है कि तुम ये ख़बर वापस ले लो, और कोई क्या हुआ होता है, अगर बड़ापन है कि अगर आप अपनी गलती का एतराफ़ कर लें। तो मेरी भी ये राय यही थी नईम हनीफ साहब के लिए, क्योंकि वो एक अच्छा लड़का है। तो नईम हनीफ साहब ने भी उस ख़बर के ऊपर माज़रत कर ली है, और उन्होंने कहा कि मैं उस ख़बर को मुझे नहीं देना चाहिए था, ख़बर थी नहीं। तो सबा कमर एक और केस जीत गई है। मेरा ख्याल है कि सबा कमर जैसी वर्सटाइल, बेहतरीन, शानदार अदाकारा, और उसका कैरियर और उसकी शख्सियत के ऊपर, और किसी भी हीरो के ऊपर, हमें पाकिस्तान में हीरो हमारे पास है कितने, 2 तो 2 2.5। एक बड़ा हीरो होता है, आप उसे या मार देते हैं, या मुल्क वो बेचारा वो कर जाता है, या उसे जेल में डाल देते हैं। तो जो छोटे मोटे हीरो यार, उनकी इज़्ज़त ही कर लें तो बहुत बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम।